हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम इतिहास में एनटीपीसी के लिए तैयारी बहुत अच्छे से बहुत ज़ोर शोर से हमारी तैयारी चल रही है, जिसमें अभी तक हमने दिल्ली सल्तनत तक कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुग़ल साम्राज्य यानी मुग़ल वंश, मुग़ल डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। मुग़ल डायनेस्टी जो है यह बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी। इस पर बाबर, अकबर जैसे शासकों ने हमारे देश पर शासन किया था। मुग़ल डायनेस्टी का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वह अकबर को माना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुग़ल डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी, तो मुग़ल डायनेस्टी की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा किया गया था। अब हम देखेंगे बाबर क्या था, उसका जन्म क्या हुआ था, उसके बारे में सब कुछ। बाबर 1526 से लेकर 1530 एडी तक यानी ईस्वी तक हमारे देश पर शासन करता है। बाबर ने ही मुग़ल डायनेस्टी की नींव रखी थी, मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के उज़्बेकिस्तान में फरगना नामक एक जगह है जहाँ पर बाबर का जन्म हुआ था। बाबर की जो पिता हैं उनका नाम उमर शेख मिर्ज़ा है तथा इनकी माता मंगोल की राजकुमारी थी जिनका नाम कुतलुक निगार था। बाबर मुग़ल वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। या बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मुग़ल वंश का संस्थापक कौन है, तो मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर को कहा जाता है। भारत में बारूद तथा पदार्पण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है, वह बाबर ही है। बाबर ने जिहाद की घोषणा की और गाजी की उपाधि भी धारण की थी। जब बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा तो इसने जिहाद का नारा दिया और अपने आप को गाजी की उपाधि से संबोधित किया। इसने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा का युद्ध, बाबर के द्वारा कई सारे युद्ध लड़े गए थे, अभी हम उनको भी आपको बताते हैं। उसके पहले आपने सुनिए, उसने तुर्की भाषा में तुझके बाबरी यानी बाबर की जो आत्मकथा है यह इसने लिखी हुई थी जिसका नाम तुझके बाबरी था। यह पूछा जाता है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो बाबर की आत्मकथा का नाम तुझके बाबरी है। आत्मकथा किसे कहते हैं? आत्मकथा को हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं इंग्लिश में। और ऑटोबायोग्राफी वह होती है जो खुद के द्वारा खुद के बारे में लिखी जाए, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो बाबर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तुझके बाबरी। तुझके बाबरी के अनुसार लाहौर में 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आराम बाग आगरा में दफनाया गया। बाद में उसके शरीर को अफ़गानिस्तान काबुल ले जाया गया, क्योंकि काबुल जो था वह बाबर का लोकप्रिय स्थान था, वह उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। बाबर ने अपने जीवन में 4 युद्ध लड़े थे। 1526 से लेकर 1530 तक उसने 4 युद्ध लड़े थे। पहला पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में। दूसरा 1527 में उसने खानवा की लड़ाई लड़ी। 1528 में चंदेरी की लड़ाई लड़ी और 1529 में घाघरा की लड़ाई लड़ी और 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको याद करने का एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है, आप सुनिए। बाबर 1526 में पानी पिया। बाबर ने 1526 में पानी पिया यानी पानीपत की लड़ाई। बाबर ने 1527 में खाना खाया, 28 में चांद देखा, 29 में घर गया और 30 में मर गया। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा, 29 में घर गया और 30 में मर गया। उम्मीद है आपको यह ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाबर के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे बाबर मुग़ल वंश का संस्थापक था, यह हमने आपको बताया। बाबर योम उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क योम सुन्नी मुसलमान था। बाबर जो था यह सुन्नी मुसलमान था। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पदशाही की स्थापना भी की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बादशाह कहलाने वाला जो बाबर था, इसने पदशाही की स्थापना की थी और अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन बाबर ने किया। बाबर का पूरा जो नाम था वह जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई लड़ी। किसके साथ लड़ी? इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की लड़ाई होती है, जिसमें बाबर जीत जाता है और मुग़ल साम्राज्य की नींव रखता है। लोदी पराजित हो जाता है और बाबर जीत जाता है और बाबर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखता है।
फिर आपको हमने बताया कि बाबर का जो जन्म है वह अफ़गानिस्तान का एक प्रांत है फरगना, वहाँ पर 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर जो पक्ष से था, बाबर के पिता जो थे उनकी पक्ष से यह तैमूर का 5वां वंशज हुआ करता था, और माता की पक्ष से यह चंगेज खान का 14वां वंशज था। यानी माता जो थी इसकी यह चंगेज खान की वंशज थी, और इसके पिता जो थे वो तैमूर के वंशज हुआ करते थे। बाबर ने 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना था। अपनी दादी, इसकी जो दादी थी बेगम ऐशान दौलत बेगम, उनकी मदद से इसने फरगना पर शासन किया था 1494 ईस्वी में। बाबर काबुल पर 1504 में अधिकार कर लेता है। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी, यह हमने आपको बताया था। 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह से पहले बाबर ने मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण की थी, यानी बाबर की एक और उपाधि थी, वह थी मिर्जा। बाबर ने मिर्जा की भी उपाधि धारण की हुई थी। बाबर का भारत के विरुद्ध जो पहला अभियान था वह 1519 ईस्वी में यूसुफाई जाति के विरुद्ध हुआ करता था। बाबर ने तोपखाने का प्रयोग भी किया था। तोपखाने का पहला प्रयोग करने वाला कौन था? तो तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग करने वाला बाबर था, जिसने पानीपत के युद्ध में किया था। बाबर का जो पुत्र था वो हुमायूं था। बाबर के पुत्र का क्या नाम है? बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं है। वैसे तो बाबर के तीन ही चार पुत्र थे। एक का नाम मोहम्मद हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी, यह बाबर के 4 पुत्र हुआ करते थे। लेकिन इनमें से जो सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने आगे चलकर गद्दी संभाली, मुगल वंश को संभाला, वह मोहम्मद हुमायूं था। मोहम्मद हुमायूं को बाबर ने अपने 5वें अभियान में भेजा हुआ था। 5वां जब उसका अभियान चल रहा था 1526 ईस्वी में, तो इसने हुमायूं को अपने साथ रखा था पानीपत के युद्ध में। प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर के 2 प्रमुख निशानेबाज हुआ करते थे, जिनका नाम उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा थे। ये उस्ताद अली और मुस्तफ़ा वही लोग हैं जो इसके तोपखाने का नेतृत्व करते थे, इसके तोपखाने को चलाने में मदद करते थे। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। आपको पता है कि बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है बैटल ऑफ खानवा। खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। यह भी पूछा जाता है कि खानवा की लड़ाई किसके द्वारा लड़ा गया? तो खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा जाता है। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था, और गाजी की उपाधि भी इसने धारण कर ली थी। बाबर की जो मृत्यु है 1530 ईस्वी में आगरा में हो जाती है। भूमि मापने के लिए बाबर ने गजे बाबरी नामक मापक पैमाने का प्रयोग किया था। बाबर को हमने आपको बताया कि पहले इसकी मृत्यु आगरा में होती है, तो इसे आराम बाग में दफनाया जाता है, और फिर इसकी इच्छा के अनुसार इसे काबुल में दफना दिया जाता है। बाबर के 4 पुत्र थे, जैसा अभी हमने आपको बताया, हुमायूं, कामरान, अस्करी एवं हिंदाल। इसमें से जो आगे चलकर शासन करता है वह हुमायूं है। अब बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठता है 1530 ईस्वी में। हम देखेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जन्म जो है वो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का जो जन्म है वो 6 मार्च 1508 को काबुल में होता है। हुमायूं के पिता का नाम बाबर और माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं की जो मृत्यु होती है वो 27 जनवरी 1556 ईस्वी में हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि हुमायूं 1530 से लेकर 1556 तक मुगल वंश पर शासन करता है। हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है। हुमायूं का जो पूरा नाम है वह नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। बाबर ने मरते वक्त हुमायूं को अपने छोटे भाइयों के साथ उदारता बरतने का निर्देश दिया था, जिसके कारण हुमायूं ने अपने राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था। लेकिन जो मुगल था वहाँ पर इसने खुद शासन किया था। हुमायूं का कालिंजर अभियान गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध रहा। दोहरा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया। दोहरा का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया? तो हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच दोराह का युद्ध लड़ा गया 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार का घेरा अफगान नायक शेर खां के विरुद्ध डाला था।
चुनार का घेरा, यह पूछा जाने वाला प्रश्न है कि चुनार का घेरा किसने डाला? तो हुमायूं ने। अफ़गान के जो नायक थे, अफ़गान के जो शासक थे, शेर खां के विरुद्ध इसने डाला था। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग का निर्माण किया। दीन पनाह का निर्माण किसने किया? तो हुमायूं द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। यह अपने शत्रुओं को डराने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए इस विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया था 1533 ईस्वी में। हुमायूं जो था, इसने कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं ने जब हुमायूं कन्नौज की लड़ाई लड़ रहा था, कन्नौज जो बिलग्राम में है, जब उसकी लड़ाई लड़ रहा था तो इसके दो भाई अस्करी और हिंदाल ने भी इसका साथ दिया था। लेकिन कन्नौज में पराजित हो जाता है हुमायूं और वहाँ से ये सिंध चला जाता है। जब कन्नौज की लड़ाई में यह पराजित हो जाता है तब वहाँ से ये सिंध की ओर चला जाता है। हुमायूं ने लाहौर में 1555 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। हुमायूं ने लाहौर पर कब्जा कब किया? तो 1555 ईस्वी में। जून में 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध अफगान सुल्तान सिकंदर सूरी एवं बैरम खां के बीच लड़ा गया। बैरम खां कौन था? बैरम खां हुमायूं का सेनापति तथा अकबर का संरक्षक हुआ करता था। इसके बीच जो है वो 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। सरहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो हुमायूं का जो सेनापति था बैरम खां और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर 23 जुलाई 1555 ईस्वी को बैठता है। हुमायूं के पुस्तकालय का नाम शेर मंडल हुआ करता था। हुमायूं ने एक पुस्तकालय खोला था जिसका नाम शेर मंडल था। हुमायूं ने 15 वर्ष निर्वासन में बिताए थे। 15 वर्ष यह अपने राजगद्दी को छोड़कर चला गया था। उसके बाद यह दोबारा दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है 23 जुलाई 1555 ईस्वी को। हुमायूं ने पुनः अपने अधिकार बैरम खां की सहायता से 1555 में भारत पर आक्रमण किया। हुमायूं की बहन गुलबदम बेगम ने हुमायूंनामा, यानी हुमायूं की जो जीवनी है वह इनकी बहन गुलबदम बेगम के द्वारा लिखी गई थी, जिसे हम हुमायूंनामा के नाम से जानते हैं। यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हुमायूंनामा किसने लिखा? तो गुलबदम बेगम जो हुमायूं की बहन थी उन्होंने लिखा था। हुमायूं अपने जीवन में 2 युद्ध लड़ता है, एक चौसा की लड़ाई और दूसरा कन्नौज की लड़ाई। यह हुमायूं के द्वारा लड़े हुए युद्ध हैं। अब अगला शासक जो आता है हुमायूं के बाद वह अकबर आता है। बीच में शेरशाह सूरी आता है। शेरशाह सूरी हुमायूं जो है उससे हुमायूं को पराजित करके बीच में शासन करता है। 1540 से 1545 तक 5 साल तक यह शासन करता है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे 1556 में अकबर के बारे में। 1540 जब वही शेरशाह सूरी आता है, जब हुमायूं अपनी गद्दी से हट जाता है तो बीच में शेरशाह सूरी शासन करता है। शेरशाह सूरी के बारे में कुछ बातें आपको बता देते हैं। शेरशाह सूरी का जो प्रारंभिक नाम था वो फरीद खां के नाम से जाना जाता था। शेर खां के पिता हसन खां यानी जौनपुर के छोटे जमींदार हुआ करते थे। फरीद खां बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह नूरानी के यहाँ नौकरी करता था। फरीद को शेर खां की उपाधि मोहम्मद शाह नूरानी द्वारा ही दिया गया था। शेर खां दिल्ली की गद्दी पर 1540 से 1540 ईस्वी में 67 साल की उम्र में बैठता है। अपने राज्याभिषेक के समय शेर खां ने शेरशाह की उपाधि जो है वह धारण की थी। अब हम पढ़ेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड, जो आप आज भी देखते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, यह शेरशाह सूरी द्वारा ही निर्माण करवाया गया है तथा कन्नौज के स्थान पर शेरशाह सूरी नामक नगर की भी स्थापना शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। अब हमारा अगला जो शासक है वह अकबर है, क्योंकि शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कलिंजर के दीवार से टकराकर हो गई थी। उसके बाद अकबर आता है 1556 ईस्वी में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था। इसके पिता हुमायूं थे तथा इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम हुआ करता था। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में 63 वर्ष की आयु में हुआ था। यह फतेहपुर सीकरी आगरा में। इससे पता चलता है कि लंबे समय तक मुगल वंश का जो सबसे लंबे समय तक शासक था वह अकबर था, क्योंकि यह 63 वर्षों तक जीवित रहा और किसी ने 4 साल, किसी ने 10 साल ऐसे ही शासन किया। अकबर ने सबसे ज़्यादा शासन किया था मुगल वंश पे और बहुत सारे कार्य अपने लाइफ में किए थे। अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। अकबर 14 वर्ष की छोटी आयु में बैरम खान द्वारा इसका राज्याभिषेक हो गया था, क्योंकि अकबर जब 13 वर्ष के था तभी इसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और
अकबर का जो रक्षा संरक्षक था बैरम खां, उसके द्वारा तुरंत अकबर की राज्याभिषेक कर दी जाती है, क्योंकि उस समय दिल्ली की गद्दी पर और भी लोग नज़र गड़ाए बैठे हुए थे। इसीलिए इसने अपने शासन को बचाने के लिए बैरम खां के द्वारा 14 वर्ष की कम उम्र की आयु में, कहीं कहीं 13 वर्ष भी लिखा है, अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। 1572 ईस्वी में गुजरात पर विजय के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर द्वारा ही करवाया गया था। अकबर ने बुलंदशहर में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर को पहली बार 9 वर्ष की आयु में गजनी की सूबेदारी का पद भी संभालने को मिला था। हुमायूं ने अकबर को युवराज सरहिंद जीतने के बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित कर दिया था कि उसका अगला जो शासक होगा, उसका जो उत्तराधिकारी होगा, वह अकबर होगा। जब हुमायूं सरहिंद का युद्ध 1555 में जीत कर आया था, तभी इस बात की घोषणा कर दी थी। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कालानौर में हो जाता है, क्योंकि उस समय यह कालानौर के संरक्षक के रूप में, सूबेदार के रूप में कार्य कर रहा था, और वहीं पर इसका राज्याभिषेक हो जाता है। उस समय इसकी उम्र जो थी, कहीं कहीं पर 14 साल और कहीं कहीं पर 13 साल लिखा है। अकबर निरक्षर था। अकबर जो है वह बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर ने बादशाह गाजी की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा। अकबर ने अपने लाइफ में बहुत सारे कार्य करवाए थे, जैसे इसने दास प्रथा का अंत किया था, हरम दल से मुक्ति दी थी, तीर्थ कर यात्रा को समाप्त किया था तथा जजिया कर को समाप्त किया था, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरे से फतेहपुर स्थानांतरण भी अकबर द्वारा कराया गया था। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी, महजर की घोषणा की थी, 10 साला प्रणाली, टोडरमल जो इसके दरबारी कवि हुआ करते थे, उनके द्वारा 10 साला प्रणाली को लागू किया था। अकबर ने एक नया धर्म दीन इलाही की घोषणा की थी। दीन इलाही यह अपने राज्य दरबार में सभी धर्मों के गुरुओं के साथ बैठकर संगठन करता था। इस अकबर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह एक कट्टर मुसलमान नहीं था या कट्टर मुस्लिमवादी नहीं था। यह हिंदू धर्म को भी उतनी ही मान्यता, या सभी धर्मों को बराबर मान्यता दिया करता था। तो इसने दीन इलाही नामक एक संस्था की स्थापना की थी, जिसको ज्वाइन करने वाला केवल बीरबल था। केवल बीरबल ने ही इसको ज्वाइन किया था। इसने किसी को प्रेस नहीं किया था, किसी को बहुत ज़्यादा नहीं कहा था कि हाँ, जोर देकर नहीं कहा था, कानून नियम नहीं बनाए थे कि आपको दीन इलाही ज्वाइन ही करना है। जिसका मन करे वो दीन इलाही ज्वाइन कर सकता था। दीन इलाही में ये कहा गया था कि सबका धर्म एक ही है, सबका एक जैसा धर्म हो, इसलिए इसने दीन इलाही की स्थापना की थी 1582 ईस्वी में। दीन इलाही का जो पुरोहित था वह अबुल फजल हुआ करता था। हिंदू राजाओं में केवल बीरबल ने ही दीन इलाही को स्वीकार किया था। अकबर ने आगरा एवं लाहौर में ईसाइयों के गिरजाघर बनवाने की अनुमति भी दी थी। अकबर जो था, इसके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। उन 9 रत्नों का नाम मुल्ला दो प्याजा, राजा मानसिंह, हकीम हुकाम, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी, अब्दुल फजल, बीरबल और तानसेन। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अकबर के 9 रत्नों का नाम मुल्ला दो प्याजा, राजा मानसिंह, हकीम हुकाम, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी, अबुल फजल, बीरबल और तानसेन। यह अकबर के राज दरबार के कवि हुआ करते थे, या अकबर के 9 रत्न कहे जाते थे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, जिसे प्रार्थना हॉल कहा जाता है, इसने बनवाया था। यहाँ पर सभी धर्म के लोग अपनी फरियाद लेकर जाते थे, अपनी प्रार्थना करते थे। 1582 में दीन इलाही, हमने आपको बताया, दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। अकबर ने धार्मिक कर की समाप्ति की थी, जिसे तीर्थ यात्रा कर भी कहते हैं, इसको ख़त्म किया था 1562 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। ये सब हम आपको बता चुके हैं। अकबर मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की, यह भी हमने आपको बताया। अकबर के 9 रत्नों के बारे में भी हमने आपको बता दिया। अकबर के द्वारा कुछ लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। अब हम उससे जानते हैं कि अकबर ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई और हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी हुई थी। अकबर के द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई तथा हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। 1572 ईस्वी में गुजरात पर विजय के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर द्वारा ही करवाया गया था।
अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खां था। हम बैरम खां के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रारंभिक 4 वर्षों के लिए बैरम खां ने उसके लिए साम्राज्य को मजबूत किया। पहले जो था, बैरम खां ने अकबर को शासक तो घोषित कर दिया था, परंतु उसे शासक बनाकर खुद राज्य करता था। अकबर कोई भी निर्णय अपने आप से नहीं लेता था, उसका जो भी निर्णय था वो बैरम खां द्वारा लिया जाता था। बाद में अकबर ने बैरम खां को हटा दिया और उसे मक्का भेज दिया, लेकिन बैरम खां को एक अफगान ने मार डाला। अफगान ने मार क्या डाला था? अब बैरम खां को मरवाया गया था। अकबर की जो क्या नाम था उनका, एक आया थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, शायद आप लोगों को पता होगा। वो भी शासन करना चाहती थी दिल्ली सल्तनत पर, इसलिए उन्होंने जब बैरम खां को अकबर ने मक्का की यात्रा के लिए, हज यात्रा के लिए भेज दिया था, तो उन्होंने अफगानों द्वारा इस बैरम खां को मरवा दिया था। अब देखते हैं कि राजपूतों के साथ अकबर का कैसा संबंध रहा। अकबर एक लोगों के साथ, सभी धर्मों के साथ मिलजुल कर रहने वाला व्यक्ति था। यह राजपूतों के साथ अपने संबंध बनाया था। अकबर ने आमेर के शासक राजा भारमल, जिसे हम बिहारी मल के नाम से भी जानते हैं, उनकी राजकुमारी, उनकी जो पुत्री थी हरखाबाई से विवाह कर लिया था। हरखाबाई का भी दूसरा नाम जोधाबाई इन्हीं को कहा जाता है, उनसे विवाह कर लिया था। अकबर ने अपने जीवन काल में 3 शादियाँ की थी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। अकबर जो था, इसने बीरबल को कबीराज की उपाधि भी प्रदान की थी अकबर ने। अकबरनामा योम आईने अकबरी की रचना अब्दुल फजल ने की थी, क्योंकि यह पढ़ा लिखा तो था नहीं अकबर, तो इसके बारे में जो किताब लिखी हुई है अकबरनामा, वह इसके दरबार के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल था। उसने इसके लिए अकबरनामा योम आईने अकबरी पुस्तक की रचना की थी। अकबर की सेवा में आने से पहले जो टोडरमल था वह शेरशाह के दरबार में हुआ करता था। अकबर के 9 रत्नों में से जो एक टोडरमल था वह शेरशाह के दरबार में हुआ करता था। टोडरमल अकबर के दरबार में कौन सा कार्य करता था? तो यह वित्त मंत्री का कार्य करता था। अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठता है। अकबर, कहा जाता है कि तुलसीदास जो थे वह अकबर के ही समकालीन थे, और अकबर किसके समकालीन था? वह मेवाड़ के जो शासक थे राजा महाराणा प्रताप, इनके समकालीन अकबर हुआ करता था, उसी से इनकी युद्ध हुई थी। उम्मीद है आपको यहाँ तक का वीडियो पसंद आएगा। अगला जो शासक है वो जहांगीर, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।